हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। यह आज की एक स्पेशल वीडियो है जिसमें आज हम एक नई चीज़ की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत हम हर शनिवार को विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके जवाब को हम आपको बताएंगे। कोशिश करेंगे हर शनिवार को ऐसी वीडियो आपके सामने लाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं आज के अपने पहले उस क्वेश्चन पे, जहाँ पे हम बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है तथा डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है। बहुत ही सिंपल सा जवाब होगा इसका। सवाल एक बार फिर से आपको पढ़ के बता दें तो ये है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है। इसका जवाब होगा हमारा कंप्यूटर। इसका सही जवाब होगा कंप्यूटर। ये देख पा रहे हैं आप, इसको 2012 में SBI के पेपर में इसे पूछा गया था। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि है आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक, या तो इसके आगे आपको जवाब फिल करना होगा। तो यहाँ पे ये वन लाइनर आंसर होता है, तो ये अगर आप अच्छे से जान रहे हैं तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। एक बार पुनः शुरुआत करें। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होगा या तो सॉफ्टवेयर होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे या तो हार्डवेयर होगा या तो सॉफ्टवेयर होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हमेशा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपके कंप्यूटर जो होगा वो हमेशा दो ही घटक में होगा, या तो वो सॉफ्टवेयर होगा या तो वो हार्डवेयर होगा। इसके बाद चलते अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है कंप्यूटर के बुनियादी कार्य। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या हो सकते हैं, इसका सही जवाब क्या लिख सकते हैं। इसका पहला सही जवाब होगा डाटा को स्वीकार करना, या तो आप लिख सकते हैं डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, या फिर डाटा को सूचना को स्टोर करना, या फिर सूचना का विश्लेषण करना। मतलब सवाल एक है, इसके 4 जवाब हो सकते हैं। एक बार पुनः आपको बता दें, पहला जवाब होगा डाटा को स्वीकार करना, दूसरा जवाब हो सकता है डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, तीसरा जवाब डाटा को सूचना स्टोर करना, और चौथा जवाब होगा सूचना का विश्लेषण करना। इन चारों में से किसी एक जवाब को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ताकि आपको आगे इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी नॉलेज हो और आप इसे आगे इसका इस्तेमाल कर सकें। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है। एक बार फिर से सवाल पढ़ते हैं। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है। जब भी हम किसी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करता है, जब भी इनपुट में कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, तो उसके बाद का परिणाम क्या होगा। तो अगर आपको पता हो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, जिसमें होता है आपका इनपुट, फिर होता है आपका प्रोसेस, और आखिरी में होता है आपका आउटपुट। इसका सही जवाब होगा आपका आउटपुट। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद का जो आपका परिणाम होगा वो आपका आउटपुट कहलाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि था कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है। कंप्यूटर सबसे बुनियादी लक्ष्य क्या होता है। कंप्यूटर जब आपका कार्य करता है, उस वक्त उसका पहला कार्य क्या होता है। तो उसका पहला कार्य होता है डाटा को सूचना में बदलना। कंप्यूटर का बुनियादी कार्य होता है डाटा को सूचना में बदलना। ये आपका होगा इस क्वेश्चन का जवाब। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोगकर्ताओं को डाटा इनपुट करने देते हैं। एक बार पुनः आपको समझाइए। सवाल ये है आपका कि कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे प्रयोगकर्ताओं को डाटा इनपुट
करने देते हैं। मतलब जब आप डाटा इनपुट करोगे तभी कंप्यूटर डाटा को एकत्र करेगा। जब भी हम किसी चीज़ का जवाब हमें ढूंढना होता है, जब भी आप किसी चीज़ के जवाब को ढूंढते हो कंप्यूटर पे, जब भी आप कार्य करते हैं तो उनमें सबसे पहले आपको डाटा भेजना होता है। और जब तक डाटा को एकत्रित वो नहीं करेगा तब तक वो आपको विश्लेषण कैसे करेगा, और जब विश्लेषण नहीं करेगा तो परिणाम आपको कहाँ से मिलेगा। तो कंप्यूटर जो है वो डाटा एकत्र करते हैं। इसका अर्थ यही है कि वो आपको इनपुट करने देते हैं। अगर आपको इनपुट करने नहीं देते वो डेटा को एकत्रित नहीं कर पाते। ये हमारे इस क्वेश्चन का जवाब होगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन जो कि है कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है तो कंप्यूटर का प्रमुख कार्य होता है डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना तथा स्टोर करना। ये कंप्यूटर का प्रमुख कार्य होता है। डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, जो भी आप डाटा देते हैं या जिस सूचना को हम प्राप्त करते हैं उसका वो विश्लेषण करता है, उसे प्रोसेस करता है तथा स्टोर करता है। इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। जब तक डाटा प्रोसेस होगा नहीं तब तक सूचना नहीं मिलेगी, और सूचना प्राप्त करने के लिए प्रोसेस होना जरूरी है। और जो आप डेटा कंप्यूटर को देते हैं वो अपने पास सुरक्षित रखता है भविष्य में दोबारा उसका इस्तेमाल करने के लिए। ये थे सारे वो क्वेश्चन जिनके जवाब हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले जो कि है अगला क्वेश्चन हमारा अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रयुक्त डाटा को कहते हैं। अब यहाँ सवाल है अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित प्रस्तुत किए गए डाटा को हम क्या कहते हैं? हम डाटा को सूचना कहते हैं, क्योंकि डाटा जो आपका होता है वो अव्यवस्थित क्रम में होता है, उससे किसी भी निष्कर्ष पे नहीं निकला जा सकता है। और डाटा का व्यवस्थित क्रम जो होता है, विश्लेषण जो होता है, उसके बाद जो प्राप्त परिणाम होता है वो हमारा सूचना कहलाता है। वो हमारा जो होता है वो सूचना कहलाता है। तो अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को हम सूचना कहेंगे। इसके बाद चलें अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि है नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण। नॉन न्यूमेरिक का मतलब जहां पे हम अंकों का प्रयोग तो करें लेकिन उसमें अंकगणितीय क्रियाएं नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कर्मचारी का पता। कर्मचारी का पता। इसमें आप देखें कर्मचारी किसी का भी एड्रेस जो होता है, जब भी आप इसको किसी को बताते हैं उसमें आपने देखा होगा कि अंकों के तौर पे मकान संख्या बताया जाता है, पिन कोड बताया जाता है। ये अंकों का इस्तेमाल होता है लेकिन इनमें कहीं भी हम अंकगणितीय क्रियाएं नहीं करते हैं। ये इसका आपका सही जवाब होगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन जो कि है कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेटेड करता है, जिसे हम क्या करते हैं? कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेटेड करता है, जिसे हम क्या करते हैं? जिसे हम प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग के तहत ही कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेटेड करता है। इसका सही जवाब होगा प्रोसेसिंग। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका प्रोसेसिंग। इसके बाद हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है? वो होता है आपका डाटा। कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक बार फिर आपको बता दे, सवाल ये था कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। मतलब कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित करता है? तो वो आपका जवाब होगा, वो होगा डाटा। कंप्यूटर डाटा को जो होता है वो इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ये सवाल भी आप देखिए SBI क्लर्क 2009 के एग्जाम में पूछा गया था। आप सब देख सकते हैं जितने सारे क्वेश्चन अभी तक आपको बताए गए वो किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए आपके लिए जरूरी है इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं और सारे जवाब जो आपको बताए जा रहे हैं उसको आप नोट कर सकते हैं। इनमें से कोई अगर आप जवाब नहीं नोट कर पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो आप लाइव चैट सेक्शन के दौरान तुरंत पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल दे सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने हम अगले सवाल की तरफ जो कि है डाटा कच्चे तथ्यों का अर्थहीन निरूपण है जबकि सूचना क्या होगा?
सूचना आपका अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। यहाँ पे सवाल है कि डाटा जो होता है वो कच्चे तथ्यों रॉ फैक्ट का अर्थहीन निरूपण है। मतलब जब भी हम किसी डाटा को कलेक्ट करते हैं तो वो एक क्रमबद्ध तरीके में नहीं होता है, तो उसका अर्थ हम नहीं निकाल सकते, उससे हम किसी भी परिणाम पे नहीं पहुंच सकते। जैसे हमेशा आपसे कहा जाता है जब भी आप कोई काम करिए तो आपके पास डेटा कंप्लीट होना चाहिए। डेटा अगर कंप्लीट नहीं है तो आप किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो यहाँ वही चीज है कि डाटा कच्चे तथ्यों का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना जो होता है वो आपका अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा होता है, मतलब जिसका अर्थ निकाला जा सके और वो व्यवस्थित क्रम में होता है, जिसे हम सूचना भी कहते हैं। तो ये होगा आपका इसका जवाब। इसके बाद चलते हम अपने अगले सवाल पे, जो कि है वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम में बनाती है और जिसे आप देख और छू नहीं सकते। वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिसे आप देख छू सकते हैं। एक बार पुनः सवाल आपको हम बता दें, वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख और छू नहीं सकते। ये भी बहुत सिंपल सा जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा हार्डवेयर। इसका सही जवाब जो होगा वो हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसको हम देख भी सकते हैं और छू सकते हैं, और इसी हार्डवेयर की मदद से हमारा कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट बनता है। इसके बाद अगला हमारा सवाल है जो है कंप्यूटर के प्रयोग से लाभ है। कंप्यूटर के प्रयोग से लाभ है तो कंप्यूटर तेज गणना करते हैं और इसमें विशाल मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। ये इसका लाभ है। वैसे तो बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये सवाल पूछा गया है इसके हिसाब से सही जवाब क्या होना चाहिए। इसके हिसाब से सही जवाब है कि कंप्यूटर तेज गणना करते हैं। कंप्यूटर तेज गणना करते हैं और इसमें विशाल मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है। ये इसका सही जवाब होगा। कंप्यूटर तेज गणना करते हैं और इसमें विशाल मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है। ये होगा आपका इस सवाल का जवाब। इसके बाद है बैंकिंग लेन देन में ECS। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ, यहाँ पे ECS का पूरा नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे ECS का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। इसका ECS का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, ये इसका सही जवाब होगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि है कंप्यूटर की विशेषता नहीं होती है। अक्सर आपने बहुत सारे आपके सामने सवाल आते हैं जिनमें अगर आपके सामने एक सवाल रख दिया जाए कि कंप्यूटर की विशेषता एक क्या नहीं हो सकती है अगर हम तुलना करें एक मनुष्य से। अगर एक तुलना करें मनुष्य से तो उसके अंदर एक कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, तो वो होगी सोचने की क्षमता। सोचने की क्षमता, ये कंप्यूटर के अंदर नहीं पाया जाता है। इसके बाद ये इसकी विशेषता में भी नहीं आते हैं। अब चलते अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंप्यूटर के संदर्भ में IT का पूरा रूप क्या है। अगर हम बात करें कंप्यूटर के, ऐसे IT का बहुत सारे रूप होते हैं, अलग अलग नाम है उनके, लेकिन यहाँ पहले ही उसने क्लियर कर दिया कि कंप्यूटर के संदर्भ में, कंप्यूटर के संदर्भ में
आईटी का पूरा नाम, तो आईटी का पूरा नाम होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका पूरा नाम होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, जो कि है भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। ये सबको पता होगा, जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर पढ़ते होंगे, उन्होंने पढ़ाई की होगी थोड़ी सी भी, ये बात उनको जरूर बताई गई होगी कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। एक बार पुनः बता दें, भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इसके बाद चलें अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला। ये बहुत कम लोगों को पता होगा और ये देखिए एग्जाम में भी पूछा है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला जो कि है आपका मलप्पुरम। मलप्पुरम जो कि केरल में पड़ता है। केरल का मलप्पुरम जिला जो है वो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। इसके बाद चलें विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर साक्षरता अक्सर लोग पूछते हैं ना, कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हैं, कंप्यूटर के बारे में आपके पास क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो कंप्यूटर के बारे में सही जानकारी यही होती है कि कंप्यूटर के बारे में अगर आप जानते हैं तो उसकी कार्य क्षमता की जानकारी आपको होनी चाहिए। वो क्या क्या कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है, या उसके कार्य करने का तरीका क्या है। ये कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। कंप्यूटर साक्षरता का सही अर्थ यही है कि आपको कंप्यूटर के बारे में ये सारी नॉलेज, जैसे कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी होना, उसके बारे में जानना और वो कैसे कार्य कर सकता है, इन सब चीज़ों की जानकारी रखना ही कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ माना जाता है। इसके बाद चलें अपने अगले सवाल पे, जो कि है कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं कहलाते हैं। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपका एंड यूजर कहलाते हैं। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है वो क्या कहलाएंगे, तो आपके एंड यूजर कहलाएंगे। एंड यूजर, ये इसका सही जवाब होगा। इसके बाद चलें अपने अगले सवाल पे, जो कि है कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर क्या कहलाता है। एक बार पुनः आपको बता दें, कंप्यूटर तथा इंटरनेट, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, वो आपका डिजिटल डिवाइस कहलाता है। जो इसको जानते हैं वो डिजिटल डिवाइस को चलाना जानते हैं, जो इसको नहीं जानते वो डिजिटल डिवाइस को चलाना नहीं जानते हैं। तो बीच का जो अंतर है वो आपका डिजिटल डिवाइस कहलाएगा। एक बार पुनः बता दें, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर जो होता है वो आपका होता है डिजिटल डिवाइस। डिजिटल यहाँ पे हम आपको सारे जवाब बताते जा रहे हैं, लेकिन एक बार आप खुद सोच के देखिए कि कितने जवाब आपको आ रहे हैं और कितने जवाब को जानने के लिए आपको इस वीडियो की सहायता लेनी पड़ी। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि है कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है। कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है, इसका सही जवाब होगा सूचना। देखिए सूचना से रिलेटेड सवाल जो है बहुत ज़्यादा हैं और अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। ऊपर और भी बहुत सारे जवाब क्वेश्चन थे जिनमें इस सूचना का जिक्र किया गया था। अभी भी देखिए हम सूचना का, जैसे एक सवाल आपका था, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को हम क्या कहते हैं, तो सूचना कहते हैं। यहाँ पे सवाल जो है वो ये है कि कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है, तो नहीं परिवर्तित करता है तो सूचना में परिवर्तित करता है। ये वन लाइनर सवाल थे। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो देखिए। आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, जहाँ पे है कंप्यूटर, उसके बाद ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि पहला दूसरा वाला सही है या दूसरा तीसरा आपको सही लगता है या पहला दूसरा चौथा सही लगता है या चारों सही लगते हैं। एक बार हम सबको पढ़ते हैं। पहला है कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक
सक्षम युक्ति है, ये भी जवाब सही है। इसके बाद कंप्यूटर आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, ये भी जवाब सही है। इसके बाद चलें, कंप्यूटर पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है, ये भी जवाब सही है। इसके बाद है चौथा, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित भी होता है, ये भी जवाब सही है। मतलब कंप्यूटर जो है इन चारों जवाब के लिए सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही जवाब होगा कि कंप्यूटर जो है वो आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में भी सक्षम है और कभी कभी वायरस से संक्रमित भी हो जाता है। इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये चारों जवाब इसके क्या हैं? सही है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे व्याख्या भी है, व्याख्या में बता रहा है आंकड़ों का भंडारण और उसका विश्लेषण कंप्यूटर का कार्य है। पासवर्ड की सहायता से कंप्यूटर को पूर्ण गोपनीय बनाए रखा जा सकता है, जबकि वायरस द्वारा संक्रमित होना कंप्यूटर की एक कमी है। ये चारों चीजें इसमें मिल रही थी, इसलिए इसका सही जवाब क्या था? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि था आपका कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है इनपुटिंग करता है, प्रोसेसिंग ये भी करता है, कंट्रोलिंग ये भी करता है, आउटपुटिंग ये भी करता है। आखिरी जवाब है अंडरस्टैंडिंग, हमारी बातों को समझना। ये काम कंप्यूटर आपका नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है। व्याख्या में बताया गया है कि कंप्यूटर डाटा को इनपुट के रूप में लेकर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है तथा वांछित आउटपुट उपलब्ध कराता है, पर कंप्यूटर में स्वयं की सोचने एवं समझने की क्षमता नहीं होती, शक्ति नहीं होती। कंप्यूटर के स्वयं के सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती, इसी वजह से वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। इसलिए आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो उसका सही जवाब होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाता है? ये एक बार फिर से बताएं, ये ऐसा सवाल आपको आगे भी मिला था। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात की जा रही है। इसके बारे में हम आपको बात करें वो ये है कि पहला है आपका इनपुट। इनपुट भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दूसरा है आपका कंप्यूटर, तीसरा सॉफ्टवेयर, चौथा हार्डवेयर और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनपुट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये तीनों जो हैं वो इसके हिस्से हैं, कंप्यूटर के एक हिस्से हैं। एक बार पुनः हम आपको समझाएं, एक बार पुनः हम आपको बताएं कि इनपुट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये जो है ये आपके कंप्यूटर के क्या हैं? एक हिस्से हैं, कंप्यूटर का एक हिस्सा है ये, या कह सकते हैं कंप्यूटर को के बनने का एक ये इनका प्रमुख योगदान है इसमें। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं सही होगा कि इनमें से कोई नहीं। सवाल इनमें से कोई एक सही है, ये तो हम पहले इसको हटा देते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं इनपुट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की। इनपुट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये कंप्यूटर के हिस्से हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात कर रहा है जो डाटा प्रोसेस करता है। तो डाटा प्रोसेस करने के लिए इनपुट की आवश्यकता होती है। इसके बाद आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में स्टोर करने का भी कार्य करता है। तो यहाँ हार्डवेयर में आपका हार्ड डिस्क भी आ सकता है। हार्ड डिस्क जो होता है उसमें आप डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से आप किसी भी इनपुट के जवाब को भी ढूंढा जा सकता है। तो ये इसका सही जवाब होगा, वो होगा आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर इसका सही जवाब होगा, जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेसिंग कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर भी करती है। इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका कंप्यूटर। ये आपके थे इतने सारे सवाल जिनके हमने आपको जवाब दिए। अब चलते हैं आज के आखिरी पेज पे, जो कि है पहला सवाल नंबर 4 है ऑब्जेक्टिव का, और इस पेज का पहला सवाल है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के गुण नहीं हैं?
निम्नलिखित में से सवाल ये था निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के गुण हैं। एक बार पुनः बताएं तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है तीव्र गति, गुण है इसके। त्रुटि रहित कार्य, ये भी इसके गुण है। गोपनीयता, ये भी इसकी गुण में आता है। उपयुक्त सभी, ये चारों इसके गुण में आते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। व्याख्या में क्या इसके बारे में बताया गया है उसके बारे में आपको बताएं। व्याख्या में यह है कि कंप्यूटर अपनी गति और त्रुटि रहित कार्य अर्थात विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। पासवर्ड के द्वारा प्रयोग गोपनीयता सुनिश्चित की जा सकती है। अगर आपने इस चैनल के कंप्यूटर टॉक्स की सीरीज वीडियो नहीं देखी है तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं, उसमें इसके बारे में बताया गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। कंप्यूटर के गुण में तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता तथा उपयुक्त सभी, ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, पहला इसमें दिया हुआ है डाटा संग्रहण, दूसरा है डाटा को सजाना, तीसरा है डाटा को उपयोगी बनाना और चौथा है उपयुक्त सभी। डाटा प्रोसेसिंग के अंदर हम डाटा को संग्रहण मतलब इकट्ठा नहीं कर सकते, प्रोसेसिंग के तहत डाटा को सजाना, ये भी इसका जवाब सही नहीं होगा। तो जब दो जवाब यहाँ पे सही नहीं है तो उपयुक्त सभी का तो जवाब सवाल नहीं उठता है। तो बचा आपका तीसरा जो है डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा प्रोसेसिंग के अंतर्गत डाटा को उपयोगी बनाया जाता है ताकि वो आगे चल के सूचना का रूप ले सके, ये इसका सही जवाब होगा। डाटा को उपयोगी बनाना, ये इसका जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, जो होगा डाटा को उपयोगी बनाना। अब चलते अपने अगले सवाल की तरफ। व्याख्या में भी देखिए इसके लिखा हुआ है, डाटा प्रोसेसिंग में वर्गीकृत या रॉ डाटा को वर्गीकृत कर उपयोग के लायक बनाया जाता है। तो ये आपका सी वाला जवाब सही होगा। इसके बाद है अगला सवाल, जो कि है चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। सवाल आपका है चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। इसमें है आपका अंकों का, इसके बाद है अक्षरों का, इसके बाद है चिन्हों का, इसके बाद है उपयुक्त सभी का। देखिए चिन्हात्मक डाटा में हम इन सब का प्रयोग करते हैं, अंकों का भी प्रयोग करते हैं, अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं, चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। व्याख्या में देखिए बताया जा रहा है वो ये है कि चिन्हात्मक डाटा में अंकों, चिन्हों और अक्षरों सभी का प्रयोग किया जाता है। इस डाटा में अंकगणितीय क्रिया नहीं की जा सकती पर उनकी तुलना की जा सकती है, जैसे घर का पता। अभी कुछ मिनट पहले ये सवाल आपके सामने आया था चिन्हात्मक डाटा के उदाहरण, इसमें था कर्मचारी का पता, जहाँ पे हमने आपको बताया था उसमें अंकों का प्रयोग तो हम करते हैं लेकिन अंकगणितीय क्रियाएं नहीं कर सकते। तो आप एक सिंपल चीज है, अगर किसी का एड्रेस आप फिल करते हैं उसमें अंकों का भी इस्तेमाल करते हैं जैसे मकान संख्या के रूप में, अक्षरों का भी इस्तेमाल करते हैं एड्रेस के लिए, चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं जब दो एड्रेस के बीच में गैप देना होता है तो वहाँ पे आप चिन्ह का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप इन तीनों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है इनमें से कौन से कंप्यूटर के गुण नहीं है। अभी ये सवाल आया है इनमें से कौन से कंप्यूटर के गुण नहीं है। तो पहला आपका जवाब है कि जल्द निर्णय लेने की क्षमता, ये कंप्यूटर के गुण के अंतर्गत आता है। गोपनीयता मतलब किसी चीज को प्रोटेक्टेड करके रखना, ये भी इसके गुण के अंतर्गत आता है। इसके बाद विविधता, ये भी इसके गुण के अंतर्गत आता है। ये बचा बुद्धिहीन, ये इसके गुण के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, बुद्धिहीन। क्यों बुद्धिहीन सही होगा? क्योंकि कंप्यूटर में स्वयं सोचने या समझने की क्षमता नहीं होती, अतः इसे बुद्धिहीन कहा जाता है। ये कंप्यूटर का गुण नहीं बल्कि एक दोष है। कंप्यूटर के अंदर सोचने और समझने की क्षमता न होना ये गुण में नहीं आता है, ये एक दोष में आता है, इसलिए बुद्धिहीन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो इसका जवाब एकदम सिंपल सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका कंप्यूटर का उपयोग करने वाला एक बहुत बड़ा देश है जहां कंप्यूटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। ये भी सवाल आपके सामने कुछ समय पहले आया था। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, पहला इसमें जवाब दिया हुआ है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, दूसरा जवाब दिया है कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना,
तीसरा जवाब दिया है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, और चौथा कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को जानना। देखिए, कंप्यूटर साक्षरता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम प्रोग्राम लिखना जानते हैं, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना जानते हैं, या फिर कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को हम जानते हैं। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। अगर आप कार्य क्षमता की जानकारी रखते हैं, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाएंगी। इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ये ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, लेकिन इससे पहले इसकी व्याख्या को देख लें। इसकी व्याख्या में बताया गया है आपको कि कंप्यूटर साक्षरता में व्यक्ति को कंप्यूटर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, इसकी जानकारी दी जा सकती है, ताकि व्यक्ति दैनिक कार्यों में होने वाले कंप्यूटर के अनुप्रयोग की सुविधा का लाभ उठा सके। मतलब वो जितनी सारी चीजें थी, जैसे कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, या कंप्यूटर के कार्य प्रणाली को जानना, ये सब उसकी क्षमता को अगर आप जानेंगे, ये सारी नॉलेज आपके पास होगी। इसलिए उसका सही जवाब जो था वो सी था। अब चलते अपने अगले सवाल की तरफ, वो है कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, पहला जवाब है डाटा का भंडारण, दूसरा जवाब है डाटा का संग्रहण, तीसरा जवाब है उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, चौथा है सूचना का विश्लेषण। देखिए, डाटा का भंडारण प्रोसेसिंग के अंतर्गत कभी नहीं आ सकता, संग्रहण हम कर नहीं सकते हैं प्रोसेसिंग के दौरान, और चौथा जवाब जो है वो है सूचना का विश्लेषण। विश्लेषण प्रोसेसिंग के अंतर्गत ही आता है, इसलिए जवाब इसका सही नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। जब डाटा का डाटा प्रोसेसिंग होता है तो हमें एक सूचना प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। इस कार्य को हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये हमारा जवाब था। व्याख्या अगर हम जाने तो वो था डाटा प्रोसेसिंग, डाटा को उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण करना है ताकि उपयोगी सूचना प्राप्त हो सके। डाटा उपयोगिता के डाटा प्रोसेसिंग, डाटा की उपयोगिता के आधार पे, अगर हम किसी चीज का प्रोसेसिंग करते हैं, डाटा प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी उपयोगिता के आधार पे, उसका उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करने पे हमें उससे सूचना प्राप्त हो सकती है, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अब चलते अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है आपका बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। यहाँ पे फिर आपका वही सवाल जहाँ पे मैंने ऊपर आपको जवाब वन लाइनर में बताया था, यहाँ ऑब्जेक्टिव में भी वो सवाल आपको पूछ दिया, वो ये कि बैंकिंग में लेन देन में ECS का अर्थ क्या होगा। इसमें है आपका पहला एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, दूसरा है एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, तीसरा है एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंड, चौथा है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इनमें सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो भी आपको हम बता चुके हैं। अब यहाँ इसके बारे में बता देते हैं व्याख्या के तौर पे। तो व्याख्या में दिया है, बैंकों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग में तेजी आई है। कंप्यूटर द्वारा लेन देन की प्रक्रिया को तीव्र और विश्वसनीय बनाने के लिए ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये वाला ऑप्शन जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा। अब चलते अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंप्यूटर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है, सिंपल से जवाब, इसमें समय नहीं लेंगे, वो है डाटा को। ये कई बार आपको आगे भी पूछा जा चुका है। ये होगा आपका डाटा को, कंप्यूटर डाटा को ही प्रोसेस के दौरान इंफॉर्मेशन यानी सूचना में परिवर्तित करता है। यहाँ देखिए आपको व्याख्या में भी दिया हुआ है, वो ये है कि कंप्यूटर द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार डाटा को प्रोसेस करता है तथा सूचना में बदलता है। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तत्व है, जबकि सूचना एक व्यवस्थित डाटा है। इसलिए आपका ये डाटा जो है वो सही जवाब होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है CDA का पूरा नाम। CDA का पूरा नाम क्या होगा? CDA का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CDA का पूरा नाम होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये इसका सही जवाब होगा। और बात करें आज के आखिरी क्वेश्चन की, जो कि है वर्ल्ड वाइड वेब यानी विश्वव्यापी वेब का आविष्कार के लिए किसे माना जाता है? विश्वव्यापी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब का जो जनक है वो हम, ये भी आपको पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली को हम मानते हैं। टिम बर्नर्स-ली को हम वर्ल्ड वाइड वेब का जनक मानते हैं। ये होगा आपका इसका जवाब। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी।
कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा। किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन हो या कोई भी सवाल जो आपको न समझ में आया हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश करेंगे इसे और इम्प्रूव और बेहतर किया जाए। ये पहला एक्सपीरियंस मेरा था, इसलिए हो सकता है थोड़ी मोड़ी त्रुटि हो जो आगे आपको नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको समझ में आई होगी। आने वाले समय में कोशिश किया जाएगा कि इसे लाइव किया जाए ताकि आपके सवालों को तुरंत एक्सेप्ट किया जाए और उसके जवाब को देने की कोशिश की जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।